बजट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस बात से आप समझ सकते हैं कि हर साल माने आप समझिए पिछले साल 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 में आ, लगभग मानकर चलिए तीन सवाल केवल बजट से था। ठीक है ना। हालांकि ये है कि बजट के बेसिक कंसेप्ट से था, लेकिन वो भी बजट के चार्ट से ही था। देखिए, अगर आप बजट समझ रखे होंगे तो आराम से समझिए, प्रीलिम्स में केवल 3 सवाल बजट के थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बजट पढ़ते हैं, बजट को समझते हैं, तो आपके हर एग्जाम के लिए, आप भले पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सब एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है। बजट को आप जब समझेंगे कि आखिरकार बजट में कुछ ऐसे पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तब जाकर के आपको बजट ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आज का क्लास है, ये इसीलिए रखा गया ताकि आप 1 तारीख को आसानी से बजट को समझ सके, आपको मजा आने लगे कि हाँ रे वाह, क्या बजट मुझे आराम से समझ में आ रहा है। इसीलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सेशन की बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा कि हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस। हम बात करते हैं किसकी? पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, लोक वित्त की बात करते हैं, लोक वित्त की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझना पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। तो वित्त अगर बात करें, वित्त 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना। वित्त 2 प्रकार का होता है। एक होता है निजी वित्त, प्राइवेट, माने फाइनेंस अगर देखा जाए, फाइनेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है, और दूसरा होता है निजी, और दूसरा होता है सार्वजनिक या लोक वित्त कहा जाता है, या सार्वजनिक 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 वित्त कहा जाता है, जिसको कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है ना। एक लोक वित्त और दूसरा निजी वित्त और दूसरा सार्वजनिक वित्त। इसका क्या मतलब होता है? अगर हम निजी वित्त की बात करते हैं, पहले इसको समझना, फाइनेंस की बात करते हैं, निजी वित्त की बात करते हैं, प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं। तो प्राइवेट फाइनेंस का मतलब है कि जो निजी लोग, निजी कंपनी या व्यक्ति, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अगर अपना बजट बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं निजी वित्त। लेकिन अगर सरकार अपना बजट बनाती है, सरकार द्वारा अगर अपना बजट बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। उसे हम लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि आप भी अपना बजट बनाते हैं, हम सब अपना बजट बनाते हैं, तो एक्चुअली बजट होता क्या है? बजट का मतलब होता है हमारा आय, प्राप्ति और खर्च का हिसाब किताब। समझना बहुत ध्यान से। प्राप्ति, कितना प्राप्ति हो रहा है, रिसीट, क्या खर्च हो रहा है, उसका जो हिसाब किताब है, उसी को हम बजट बना कहते हैं। जो बजट बनाते हैं उसको हम बजट कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना कि निजी वित्त और पब्लिक यानी प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अंतर क्या होता है। माने प्राइवेट फाइनेंस मतलब जब हम और आप अपना बजट बना रहे हैं तो उसको प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं। लेकिन अगर सरकार अपना बजट बना रही है तो उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। और दोनों में खास बात का अंतर है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत खास अंतर है। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में बहुत खास अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आप अपना बजट बना रहे हैं, आप अपना बजट बना रहे हैं, तो जरा सोच कर बताइए कि आप पहले क्या सोचते हैं। आप पहले क्या देखते हैं? निजी वित्त में क्या देखा जाता है? सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है? सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि हमारे पास प्राप्ति कितनी है, रिसीट कितना है, क्या हमारी प्राप्ति है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने खर्च का निर्धारण करते हैं। यानी सबसे पहले हम अपनी प्राप्ति देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप जी रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे अच्छी क्या बात होती है कि आप मान लीजिए कहीं बाहर रह रहे हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो बाहर रह रहे हैं तो खर्च कहां से मिल रहा है? आपको अपने फैमिली से मिल रहा है। अब होता क्या है सर जी कि महीने के पहले दिन, पहले तारीख को ही, पहले सप्ताह में ही हमको अपना अकाउंट क्रेडिटेड दिखाता है कि पापा ने इतना पैसा भेजा एक बार। सर लेकिन क्या कहें, उसके बाद टिफिन वाले को खर्च देना है,
किराया देना है और तमाम खर्च है, और सारे खर्च तो सर आप पूछिए मत, डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड, केवल खर्च खर्च खर्च। तो सर मैं बजट बनाकर पहले ही बैठ जाता हूं या बैठ जाती हूं कि मेरे पास भैया पापा ने इतना पैसा भेजना है महीने के फर्स्ट 1 तारीख को, और अंतिम तारीख तक मुझे इतना अपना अपना खर्च चलाना है। ठीक है, तो मुझे किस हिसाब से अपना खर्च चलाना है, इसके लिए जो आप क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, इसको भी बजट कहते हैं, इसको भी बजट कहते हैं। ये बात अलग है कि हम स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों का बजट हमेशा ही क्या रहता है सर मत पूछिए, क्राइसिस का ही रहता है। कभी दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, कभी कहीं से उधार लेना पड़ता है, और तो और सर ये सब तो ठीक है, कभी कभी हम लोग ओवरहेड एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा कर देते हैं सर, वो बता नहीं सकते आपको यहां पर, लेकिन ऐसा खर्च कर देते हैं कि उसके चलते हमारा बजट तो हमेशा घाटे का बन जाता है। ठीक है, तो ठीक एकदम हमारा माने आपका और सरकार का दोनों का बजट एक जैसा होता है, वो सरकार का बजट भी घाटे का बनता है। लेकिन समस्या क्या है या अंतर क्या है, आप क्या देखते हो, पहले प्राप्ति देखते हो, प्राप्ति के बाद अपना खर्च निर्धारित करते हो। लेकिन सरकार क्या करती है, ध्यान से समझना, सरकार पहले अपने खर्च को देखती है और खर्च के हिसाब से अपने प्राप्ति का निर्धारण करती है। इसीलिए इसको लोक वित्त कहा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंस, इसको दिमाग में बैठाओ। पब्लिक फाइनेंस में पहले खर्च देखा जाता है, सरकार अपना खर्च देख ली, जो भी 60 लाख करोड़ का मान लो खर्च हो रहा है सरकार का, अब सरकार देख रही टैक्स वैक्स से कितना आ रहा है, उसके बाद सरकार बाहर से उधार ले लेती है, तो उधार भी एक प्रकार की प्राप्ति है, उसके बाद प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। तो बताओ निजी वित्त और लोक वित्त दोनों समझ में आया कि नहीं, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस समझ में आया कि नहीं। हां, सरकार जो बजट बनाती है उसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। क्लियर क्लियर, सब बताओ जल्दी से, सब बताओ, सब जल्दी बताओ। हां एकदम सही। तो जल्दी से एक लाइन में बताओ कि निजी वित्त में क्या होता है, पहले निजी वित्त और अगर लोक वित्त की बात करें तो मेन अंतर क्या है, लोक वित्त किसे कहा जाता है, लोक वित्त में क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, जल्दी से एक लाइन में अंतर लिखकर मुझे दो, एक लाइन में या छोटा सा अंतर दो। पहले किसको देखते हैं लोक वित्त में और बाद में किसको देखते हैं, किसको पहले देखा जाता है लोक वित्त में, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, किसको पहले ध्यान में रखा जाता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किसे ध्यान में रखा जाता है लोक वित्त में, पहले 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 किसको देखा जाता है लोक वित्त में, हाँ बोलो बोलो बोलो, पहले किसको देखा जाता है लोक वित्त में, खर्च को, देन प्राप्ति को, खर्च उसके बाद प्राप्ति। ठीक है, अच्छा, और निजी वित्त में पहले क्या होगा, निजी वित्त में पहले क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, निजी वित्त में पहले क्या होगा, निजी वित्त में पहले क्या होगा, प्राइवेट फाइनेंस में क्या होगा, जब हम आप अपना बजट बनाते हैं तो पहले क्या होगा, पहले प्राप्ति उसके बाद खर्च। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा आते हैं, जैसा कि हमें पता है सरकारी बजट, हम बात कर रहे हैं सरकारी बजट की, है ना, और ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है सरकारी बजट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि अगर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में, तो संविधान में अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 जो है ये केंद्रीय बजट की बात करता है, सेंट्रल बजट की बात करता है, अनुच्छेद 112। ठीक है, यानी जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को जो बजट पेश करेगी वो अनुच्छेद 112 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 112 के तहत लोकसभा में बजट प्रस्तुत होगा। लेकिन बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि अनुच्छेद 112 या संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, शब्द का प्रयोग नहीं है, कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि बजट के स्थान पर यहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां कहीं भी बजट नहीं होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। याद रखना, 1 फरवरी को बजट जरूर प्रस्तुत होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करेगी, लेकिन वो बजट नहीं होता है। वो क्या होगा? सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। याद रखना। डन? डन? यहां तक समझ में आया? अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं तुम लोगों को एक चित्र दिखाता हूं। आज का ये है चित्र, शायद आज तुम लोगों ने देखा होगा, आज ये न्यूज में छाया रहा है। ये चित्र देखा होगा तुम लोगों ने। है मजेदार। हाँ हाँ हाँ, देखा है। ये है हलवा सेरेमनी। ये है हलवा सेरेमनी, यानी इसका मतलब है कि आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र अब शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या है इसका मतलब? आओ इसका मतलब समझाते हैं। मैं से मतलब समझाता हूं। एक्चुअली बजट जो है, बजट सरकार के क्या है? आय और व्यय का विवरण होता है। आय मतलब प्राप्ति और खर्च का ये क्या होता है? ये क्या होता है? विवरण होता है, ठीक है ना। विवरण होता है, लेखा जोखा होता है। डन? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार बजट बनाने का काम करता कौन है? तो याद रखना, बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखो पता लग गया ना, हलवा कौन खिला रही है? हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना। तो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के भी बहुत सारे विभाग हैं, और उसी में ही एक विभाग आता है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है। उसके 6 विभाग होते हैं वित्त मंत्रालय में। जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ही क्या बनाया जाता है? बजट बनाया जाता है, ठीक है। और ये यूपीएससी ने 2010 या 11 में पूछा है ये क्वेश्चन कि बजट बनाने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय में बहुत सारे विभाग है। राजस्व विभाग है, वित्तीय सेवा विभाग है, दीपम विभाग है, सार्वजनिक उपक्रम विभाग है, ठीक है, व्यय विभाग है, लेकिन बजट बनाने का काम कौन करता है? आर्थिक कार्य विभाग। डन? एकदम समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना। बजट में क्या होता है? बजट में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग ये बजट निर्माण का काम करता है। किसका काम करता है? बजट निर्माण का काम करता है। एक्चुअली क्या है, बजट आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत एक और संभाग है, डिवीजन है, जिसको कहा जाता है बजट संभाग। तो ये क्या काम करता है? ये बजट बनाने का काम करता है। लेकिन क्या बजट बनाने का काम सर अभी 10 दिन 15 दिन पहले शुरू हुआ? नहीं, बजट बनाने का काम जो है ये 5 से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। 5 से 6 महीने पूर्व ही शुरू हो जाता है बजट बनाने का काम, ठीक है। यानी अगस्त सितंबर से ही बजट बनाने का काम शुरू हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि बजट संभाग क्या करता है? जितने भी मंत्रालय या विभाग हैं, मंत्रालय हो या विभाग हो, सबको क्या कर देता है? एक बजट सर्कुलर जारी कर देता है। डन? और सबसे कहता है कि आप बताइए पिछले साल का तुलना करके और सब कुछ देखकर इस साल आपको कितने खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। हर डिपार्टमेंट को, हर मंत्रालय को सरकार कहती है, बजट संभाग, कि आप अपने खर्च को बताइए, कितना खर्च आपको चाहिए, ठीक है ना, कितना खर्च चाहिए। तो ये क्या करते हैं? ये उसका एक अनुमानित खर्च लेते हैं, अपना अनुमानित खर्च बनाते हैं, और अनुमानित खर्च बना करके ये क्या करते हैं? ये किसको भेज देते हैं? ये वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं। ये किसको भेज देते हैं? वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं। अब वित्त मंत्रालय जरूरी नहीं है कि आपने जितना खर्च बोला उतना मान लेगा, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय पहले क्या देखेगा? वित्त मंत्रालय ये भी देखेगा कि भाई ये कौन सा खर्च कितना जरूरी है। उस हिसाब से वो क्या करेगा? अपने कुल खर्च में खर्च का आवंटन करेगा कि भाई हम इतना, इस डिपार्टमेंट को इतना खर्च देंगे, इस मंत्रालय को इतना खर्च देंगे। इसको कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट। इसको क्या कहा जाता है? डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदान मांग। हर मंत्रालय या विभाग का अपना अपना अनुदान मांग होता है, और बजट में अनुदान मांगों की संख्या 100 से भी अधिक हो सकती है। डन? तो ये अनुदान मांग है। अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा? जिस प्रकार से खर्च का आवंटन करेगा, हर मंत्रालय विभाग को अपने अपने हिसाब से खर्च का आवंटन, अनुदान मांग का आवंटन करेगा।
ये करते करते जनवरी माह का अंतिम सप्ताह आ जाएगा। जनवरी माह का अंतिम सप्ताह आ चुका होगा। अंतिम सप्ताह, या आप मानकर चलो कि मान लीजिए सेकेंड वीक या थर्ड वीक या फोर्थ वीक आ चुका होता है जनवरी माह का। अब जनवरी माह का अंतिम सप्ताह, और जब ये हो चुका होगा, ठीक है, तब कैसे पता लगेगा कि बजट का काम पूरा हो चुका? कैसे पता लगेगा? तो फिर इसी समय क्या होगा? हलवा उत्सव होता है। हलवा उत्सव होता है। इसी समय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हलवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जैसा कि आज किया गया है ना? हलवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अरे इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ही हलवा बना रही है। वो बस क्या कर रही है, जितने भी ये लोग जो हैं, ये लोग बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको, हमारे यहां पर कल्चर है ना कि कुछ भी अच्छा होता है तो मुंह मीठा कराया जाता है, तो सबको केंद्रीय वित्त मंत्री अपने हाथ से मुंह मीठा कराती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हलवा उत्सव कहा जाता है। अब आज अगर हलवा उत्सव हो गया तो इसका मतलब है दो काम हो चुका है। दो काम बाकी है, बाकी सब काम, बजट बनाने का पूरा काम हो चुका है। केवल अब दो काम बाकी रह गया। क्या दो काम बाकी रह गया? पहला, एक तो बजट का प्रिंटिंग होगा, बजट का प्रिंटिंग का काम रह गया, और दूसरा बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। और यह बजट का प्रस्तुतिकरण कब होगा? 1 फरवरी को होगा। 1 फरवरी को बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा काम हो चुका होगा। और याद रखना, जब तक बजट का प्रस्तुतिकरण नहीं हो जाता तब तक गोपनीयता रखी जाती है। गोपनीयता, एकदम अत्यंत गोपनीयता रखी जाती है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, वापस इस चित्र को देखो, यहां पर और भी लोग जितने खड़े हुए हैं सबको मुंह मीठा कराया जाएगा और सबको बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ कर दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए, रूम के अंदर ताला लगा दिया जाएगा, अंदर बंद कर दिया जाएगा कि अब आप बाहर किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी बजट की एक सूचना बाहर दे दिए, इसका मतलब है बाजार में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए जब तक बजट प्रस्तुत नहीं हो जाता, बजट पूरी तरह प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक ये सब बेचारे अपने घर बार से दूर और एक जगह बंद रहेंगे या अपने कमरे में रहेंगे। वहां इनको सारी सुविधा दी जाएगी, बस बाहरी दुनिया से, मोबाइल से कटे हुए रहेंगे। इतनी गोपनीयता रखी जाती है। गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक इंफॉर्मेशन भी बाहर चला गया तो व्यापारी हो, शेयर बाजार हो, इसका बहुत ज्यादा लाभ उठा सकता है, ठीक है ना। तो यह है बजट निर्माण की प्रक्रिया। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बजट निर्माण की यह प्रक्रिया पूरी? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हां या ना, हां या ना, हां या ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस जल्दी से एक मैं सवाल दे रहा हूं, एक सवाल का उत्तर दो। जल्दी से एक सवाल का उत्तर देखो कैसे देते हो तुम लोग। ये देखो तो, ये 2010 में यूपीएससी ने पूछा, इसका उत्तर दो जरा। 2010 का यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी का, ध्यान रखना। बताओ जरा, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन? कौन होता है? कौन होता है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है? कौन है ये? कौन है ये? क्या बात है, क्या बात है! वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! शाबाश, शाबाश। नेक्स्ट बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली बजट में बात करते हैं, बजट में बहुत ध्यान से समझना, बजट में 3 प्रकार के आंकड़े, बजट में शामिल आंकड़ा, अगर मैं बात करूं, हेडिंग है बजट में शामिल आंकड़ा। जब हम बजट देखेंगे तो बजट में हम क्या देखेंगे? बजट में 3 प्रकार के आंकड़े आपको दिखाई देंगे। जब मैं उस दिन बात करूंगा बजट वाले दिन, तो फिर ये बात आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। बजट में 3 प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं। कितने प्रकार के आंकड़े? 3 प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं।
कौन कौन सा? एक होता है अनुमानित आंकड़ा, एस्टिमेटेड, अनुमानित आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा। दूसरा होता है वास्तविक आंकड़ा, वास्तविक आंकड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड डेटा। इसको कहा जाता है रियल डेटा। और एक होता है संशोधित आंकड़ा, संशोधित आंकड़ा, जिसको कहा जाता है, जिसको रिवाइज एस्टिमेट कहा जाता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट कहा जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आंकड़े बजट में शामिल होते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े बजट में शामिल किए जाते हैं। जब बजट आप देखेंगे तो देखना बजट में 3 प्रकार के आंकड़े आपको दिखाई देंगे। कौन कौन? अनुमानित आंकड़ा, वास्तविक आंकड़ा और संशोधित आंकड़ा। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कौन सा आंकड़ा कैसा, ठीक है, अब ये आप लोग बताएंगे, मैं समझा रहा हूं, बस आपको बताना है। ठीक है, क्या मैं बता रहा हूं? मान लो इस साल जो बजट प्रस्तुत हो रहा है वो हो रहा है 2000, अभी कौन सा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है? 2026-27 का, 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। डन, ठीक है। और ये बजट कब प्रस्तुत हो रहा है? बजट प्रस्तुत हो रहा है 1 फरवरी 2026 में हो रहा है। ठीक है, यानी अभी भी कौन सा ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर अभी भी चल रहा है 25-26। अभी भी ईयर कौन सा चल रहा है? 25-26, जो 31 मार्च को खत्म होगा, जो 31 मार्च को खत्म होगा। डन। अब एक साल में ले रहा हूं, 2024-25, 2024-25। ये 24-25 में हम क्या देख रहे हैं कि ये कब शुरू हुआ? अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मार्च को खत्म हो गया, 2025 में खत्म हो गया। और ये पूरा साल खत्म हो चुका है। हमारे पास इस पूरे साल का आंकड़ा हमारे पास क्या है? उपलब्ध है। पूरे साल का, पूरे वर्ष का आंकड़ा उपलब्ध है, पूरे वर्ष का आंकड़ा उपलब्ध है, पूरे वर्ष का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। अब एक वर्ष मैं ले रहा हूं 2025-26, 2025-26 में ले रहा हूं। अच्छा, 2025-26 में हम क्या देख रहे हैं? ध्यान देना कि इस साल 2025-26 का जो साल चल रहा है, जो 1 अप्रैल से और 31 मार्च को हुआ था, तो 2025-26 का बजट कब आया था? कब आया था? 1 फरवरी 2025 में आया था। 1 फरवरी 2025 में 2025-26 का आंकड़ा आया था। डन, आया था। अब जरा देखो ध्यान से समझना। 26-27 का बजट आ रहा है 25-26, 1 फरवरी 2000 कब आ रहा है? 26 में, यानी 25-26 में आ रहा है। तो इसका मतलब है जो बजट आ रहा है, जो बजट में 26-27 का अगर आंकड़ा होगा तो जरा सोच कर बताओ, ये वास्तविक आंकड़ा होगा कि अनुमानित होगा? ये वास्तविक होगा कि अनुमानित होगा? क्यों? क्या होगा पहले तो बताओ। ये कौन से वर्ष का? 26-27 का, यानी वर्तमान वर्ष का हो रहा है कि आगामी वर्ष का आ रहा है? ये वर्तमान वर्ष का हो रहा है, क्योंकि देखो 1 फरवरी 2026 को आ रहा है। तो सोच कर बताओ, सोचो जरा, ये वर्तमान वर्ष का है कि आगामी वर्ष का, आने वाले वर्ष का है? वर्तमान वर्ष का है कि आगामी वर्ष का आ रहा है? वर्तमान वर्ष का है कि आगामी वर्ष का आ रहा है? क्या बात है, आगामी वर्ष का आ रहा है, आगामी वर्ष का आ रहा है। ये कौन सा वर्ष आ रहा है? आगामी वर्ष का आ रहा है, आगामी वर्ष का आ रहा है ना। और आगामी वर्ष का अगर आएगा तो क्या होगा? अनुमानित आंकड़ा होगा, अनुमानित आंकड़ा होगा। आने वाला वर्ष का तो मानी सी बात है, हमें वास्तविक तो पता नहीं होगा, अनुमानित आंकड़ा होगा। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। यानी ये हमें समझ में आ गया, अनुमानित आंकड़ा आगामी वर्ष का है। अनुमानित आंकड़ा क्या होगा? आगामी वर्ष का होगा, आगामी वर्ष का, यानी 2026-27 का हमको दिखाई देगा, 2026-27 का हमको आंकड़ा दिखाई देगा। एकदम सही, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो कौन सा वर्ष पूरा हो गया? 2024-25, इसका पूरा आंकड़ा है, इसका पूरा आंकड़ा है। ठीक है,
तो और पूरा आंकड़ा होगा तो इसका मतलब है वास्तविक आंकड़ा होगा। पूरा आंकड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा? वास्तविक आंकड़ा होगा, रियल आंकड़ा होगा, वास्तविक आंकड़ा होगा। तो ये वास्तविक आंकड़ा जो हमको मिल रहा है, बताओ ये वर्तमान वर्ष का है कि आगामी वर्ष का है कि पिछले वर्ष का है? वर्तमान वर्ष का है। 24-25, 24-25, 24-25 देखो, 24-25, 25-26 तो चल ही रहा है, और बजट भी जब प्रस्तुत होगा तो 25-26 ही चलेगा। 24-25 बताओ, 24-25 बच्चों, 24-25 बताना है तुम्हें। वर्तमान है, आगामी है कि पिछला वर्ष है? वर्तमान है, आगामी है कि पिछला वर्ष है? हाँ हाँ बताओ बताओ, पिछला वर्ष। क्या बात है, क्या बात है, ये पिछला वर्ष है। और पिछला वर्ष है, पूरा आंकड़ा है, तो ये क्या होगा? वास्तविक आंकड़ा। तो वास्तविक आंकड़ा किस वर्ष का आएगा बताओ? पिछले वर्ष का आएगा। पिछले वर्ष का हम देखेंगे क्या? वास्तविक आंकड़ा, पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा। डन। अब जरा देखो 25-26, 25-26 में देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 25-26 का बजट आया था 1 फरवरी 2025 में, यानी 24-25 के बजट में, ईयर में 25 का बजट आया था। और जब आया था तब ये क्या था? तब ये क्या था? अनुमानित था। तब ये अनुमानित था, अनुमानित था। यहां आंकड़े सारे अनुमानित थे 25-26 में। लेकिन बच्चों जरा समझो कि 1 फरवरी 2026 तक ये कितना महीना पूरा हो चुका है? 25-26 में कितना महीना पूरा हो चुका है? कितना महीना हम बिता चुके हैं? सोचो सोचो जरा बताओ। 25-26 का मतलब हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट आ रहा है 1 फरवरी 2026 में। तो बताओ कितना महीना, बजट के दिन तक हम कितना महीना पूरा कर चुके हैं? बजट के दिन तक हम 1 फरवरी तक, या 1 फरवरी के एक दिन पहले तक हम कितने महीने पूरे कर चुके हैं? इसमें बताओ 25-26 में कितने महीने पूरे कर चुके हैं? जल्दी बताओ, देखिए जल्दी बताओ कितने महीने पूरे कर चुके हैं? हां क्या बात है, 10 महीना पूरा कर चुके हैं। तो यानी 10 महीना का जो भी आंकड़ा हमारे पास आया है, हम उसको अनुमानित को संशोधित करेंगे, रिवाइज्ड करेंगे, हम उसको संशोधित करेंगे। मान लो हमने लिया था खर्च में 100 करोड़, और हमें पता लग रहा है कि 10 महीने में केवल देखा जाए 100 करोड़ में 80 करोड़ ही खर्च हुआ है। तो 80 करोड़ हम दिखाएंगे, 80 करोड़ ही दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? अनुमानित का क्या करेंगे? संशोधित करेंगे। अनुमानित का संशोधित। यह अनुमानित कब हुआ था? पिछले साल हुआ था, है ना, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के पिछले साल हुआ था। तो यह क्या होगा? संशोधित आंकड़ा क्या होगा? वर्तमान वर्ष का, वर्तमान वर्ष का। तो वर्तमान वर्ष में 2 आंकड़ा होगा, 2 आंकड़ा होगा। एक अनुमानित भी होगा पिछले साल का, और इस साल का संशोधित 10 महीने का, 10 महीने का संशोधित भी होगा। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जल्दी बताओ बच्चों कि 26-27 माने बजट में 3 आंकड़े होते हैं, ठीक है? तो जल्दी बताओ पिछले वर्ष का कैसा आंकड़ा होता है? पिछले वर्ष का कैसा आंकड़ा होता है? अनुमानित कि वास्तविक कि संशोधित? पिछले वर्ष का कौन सा आंकड़ा होता है? अनुमानित कि वास्तविक कि संशोधित? अनुमानित कि वास्तविक कि संशोधित? पिछले वर्ष का कौन सा आंकड़ा होता है? अनुमानित कि वास्तविक कि संशोधित? क्या बात है, क्या जो अनुमानित लिखा है मार खाएगा। वास्तविक आंकड़ा एकदम सही। आगामी वर्ष का कौन सा आंकड़ा होगा? आगामी वर्ष का, आगामी वर्ष का कौन सा आंकड़ा होगा? आगामी वर्ष का कौन सा आंकड़ा होगा? अनुमानित होगा। क्या बात है, क्या बात है। और वर्तमान वर्ष में 2 आंकड़े होंगे। वर्तमान वर्ष में 2 आंकड़े होंगे। कौन कौन? देखिए कौन बता पाएगा? कौन कौन? वर्तमान वर्ष में 2 आंकड़े होंगे।
वर्तमान वर्ष में 2 आंकड़े होंगे। रियल, हाँ, एक तो अनुमानित है, एक अनुमानित, दूसरा कौन सा है? एक तो अनुमानित है, दूसरा कौन है? दूसरा बताओ, अनुमानित और संशोधित। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया, वेरी गुड। अब जरा समझना, एक्चुअली 2017-18 में केंद्रीय बजट में 3 मुख्य परिवर्तन किए गए। सरकार ने केंद्रीय बजट में 3 मुख्य परिवर्तन किया। ध्यान से समझना, बहुत दिमाग लगाकर, ठीक है। कौन कौन से परिवर्तन किया गया 2017-18 से? पहला परिवर्तन किया गया, बजट पहले फरवरी माह के अंतिम दिन आता था, अंतिम दिन फरवरी माह के, अब उसको 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। बजट अब कब प्रस्तुत होगा? 1 फरवरी को बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को क्या किया जा रहा है? प्रस्तुत किया जा रहा है। 1 फरवरी को बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। पहले बजट फरवरी माह के अंतिम दिन आता था, लेकिन अब बजट 1 फरवरी को, इसका एक रीजन भी है। रीजन सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि पहले बजट को पास करवाने और बजट को संसद में पास करवाने, अनुदान मांगों पर चर्चा करने, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने में लगभग 75 से 80 दिन का समय लग जाता था और लंबा समय लग जाता था। अब क्या है, बोला गया सरकार ने कि हम 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेंगे और 31 मार्च तक पास करेंगे, ताकि 1 अप्रैल से सभी डिपार्टमेंट को खर्च का आवंटन हो और जिससे हमारी आर्थिक क्रिया तेज हो सके, ठीक है। इसीलिए इसको प्रीपोन्ड किया गया, पहले किया गया, नंबर 1। दूसरा क्या किया गया? रेलवे बजट। पहले क्या होता था, रेलवे बजट और केंद्रीय बजट, रेलवे बजट और केंद्रीय बजट दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। यह अंग्रेजों ने एक परंपरा बनाई थी। एक वर्त समिति थी 1924 में, एक समिति बनाई गई थी एक वर्त समिति के सिफारिश पर, एक वर्त समिति के सिफारिश पर यह क्या किया गया था, इसको अलग अलग किया गया था कि रेलवे बजट और केंद्रीय बजट दोनों अलग अलग हो। बाद में 2017 में, याद रखना, विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर इसने कहा कि नहीं, आप एक काम कीजिए, ये औपनिवेशिक परंपरा, इसको तोड़िए। अब क्या किया जाता है, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। अब रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, पहले क्या होता था, खर्च को, सरकार अपने खर्च को 2 प्रकार से बांटती थी, 2 प्रकार से बांटती थी। क्या था, कैसे बांटती थी? प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यानी एक सरकार क्या करती थी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में बांटती थी। सरकार क्या करती थी, 2 प्रकार के अपने खर्च करती थी, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और ये इसका संबंध क्या था, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का या खर्च का संबंध किससे था? ये पंचवर्षीय योजनाओं से था, पंचवर्षीय योजनाओं से था इसका संबंध, ठीक है। यानी जो खर्च पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाते थे उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत, इसको हिंदी में बोलते हैं योजनागत खर्च, ठीक है। और इसको बोलते हैं गैर योजनागत खर्च, ठीक है। तो सरकार बोलती थी कि जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाते हैं, जैसे कृषि के विकास, आधारभूत संरचना का विकास, तो उसको हम योजनागत खर्च कहते हैं। लेकिन जो पंचवर्षीय योजनाओं से इतर किए जाते थे, जैसे सरकार बोलती है कि अगर बात करें, मान लीजिए सरकार सब्सिडी पर खर्च कर रही है, सरकार किस पर कर रही है, सब्सिडी पर, उपदान पर खर्च कर रही है। सब्सिडी को उपदान भी कहते हैं, जो सरकार देती है। सरकार अगर मान लो केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन दे रही है, पेंशन दे रही है, उस पर सरकार खर्च कर रही है, सरकार रक्षा पर खर्च कर रही है, सरकार ब्याज भुगतान पर खर्च कर रही है, क्योंकि अगर उधार लेगी तो ब्याज देगी सरकार। तो इस तरह के खर्च को गैर योजनागत खर्च माना जाता था। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से अलग किए जाते थे, ठीक है। तो कौन से योजनागत खर्च होंगे? जो कृषि के विकास, उद्योगों के विकास में किया जा रहा है, और जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत होता था। और जो पंचवर्षीय योजनाओं से अलग होता था उसको हम क्या कहते थे, जैसे सब्सिडी, वेतन, रक्षा, ब्याज भुगतान, इसको गैर योजनागत खर्च, जो उससे इतर किए जाते थे,
डन। अब क्या हुआ, 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के साथ, क्योंकि योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था, जब योजना आयोग ही समाप्त तो पंचवर्षीय योजनाओं की प्रासंगिकता खत्म। अब जब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं रह गई तो ये भी इन्हीं खर्चों की प्रासंगिकता भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसकी जगह सरकार अब दो प्रकार के खर्च करती है, एक राजस्व खर्च और दूसरा पूंजीगत खर्च। सरकार दो प्रकार के खर्च करती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस खर्च के वर्गीकरण को सरकार ने क्या किया, 2017-18 में समाप्त कर दिया। तो बजट में तीन मुख्य परिवर्तन हुए 2017-18 में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बजट जो फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता था, अब 1 फरवरी को प्रीपोन्ड किया गया। दूसरा, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत किया जाने लगा। और तीसरा, जो खर्च पहले योजनागत और गैर योजनागत खर्च होता था, इसके वर्गीकरण को समाप्त करके अब राजस्व और पूंजीगत खर्च। अब क्या होता है, सरकार का दो ही प्रकार का खर्च होता है, राजस्व और पूंजीगत, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ ये तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से। और इस पर यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा है, यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा है, मैं दिखाता हूं वो सवाल। ये देखो, ये देखो, बताओ 2014 का ये यूपीएससी का सवाल है, जरा इसका उत्तर दो। यूपीएससी का सवाल है, बताओ 2014 का यूपीएससी का सवाल है, जल्दी बताओ। 2014 का यूपीएससी का सवाल है, जल्दी 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 आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात है, क्या बात है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चारों होगा, चारों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, एकदम से। जिन्होंने बी कहा है, मार पड़ेगा, गलती मत करो, गलती मत करो, क्लास पर दिमाग लगाओ। ठीक है, डन। अब जैसा कि मैंने कहा कि बजट में, बजट सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है। क्या क्या किसका विवरण होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आय, प्राप्ति, प्राप्ति और खर्च का विवरण होता है। प्राप्ति और खर्च का विवरण होता है बजट, है ना। बजट किसका विवरण होता है, प्राप्ति और खर्च का विवरण होता है। फिर से बोल रहा है, बजट किसका विवरण होता है, प्राप्ति और खर्च का विवरण होता है। और खर्च भी दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, राजस्व खर्च और दूसरा पूंजीगत खर्च। सरकार एक राजस्व खर्च करती है और दूसरा पूंजीगत खर्च करती है। प्राप्ति भी दो प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, राजस्व खर्च, खर्च भी दो प्रकार का होता है, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। प्राप्ति भी दो प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू और कैपिटल। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश भी जानकर रखो, बजट जब आएगा तो। रेवेन्यू रिसीट, इसको बोलते हैं कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर। और इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना, दिस इज वेरी, और एक इंपॉर्टेंट, इसको कैपेक्स भी बोला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको कैपेक्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इसी तरह से ये रेवेन्यू रिसीट और ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। डन। अब ये क्या होते हैं सर, ये क्या होते हैं, ये जैसे आप करते हैं वैसे सरकार भी करती है, जैसे आप करते हैं। जैसे अगर मैं पहले खर्च की बात करता हूं, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, पहले मैं खर्च की बात करता हूं, ये दो की, है ना, दो की। इंपॉर्टेंट क्या है राजस्व खर्च, ध्यान से समझना। मैं दिखा रहा हूं एक चीज आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझना। एक तुम देख रहे हो कि एक परिवार है और परिवार खाना बना रहा है, परिवार है और क्या बना रहा है, ये भोजन बना रहा है। डन। ठीक है, और ये भी देखो, ये भी एक क्या है, परिवार है और वो बाइक में बैठा हुआ और सब बच्चे उच्चे सब पूरा परिवार बाइक में बैठा हुआ है, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, यहां देखो, एक परिवार दो प्रकार के खर्च कर रहा है।
एक खाना पीने में खर्च कर रहा है, खाना बनाने में खर्च कर रहा है, और दूसरा एक बाइक पर खर्च कर रहा है। सोच कर बताओ, सोच कर बताओ, ये ध्यान से सोच कर क्या बताना, सुनो ध्यान से, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, तो इसमें संपत्ति बना रहा है, यहां पर क्या है, संपत्ति बन रहा है, क्योंकि वो बाइक खरीद रहा है तो संपत्ति जिसका वो बार बार प्रयोग कर रहा है, जिसका वो बार बार प्रयोग कर रहा है, तो यहां संपत्ति बन रहा है, हाँ या ना। ये उत्पादक खर्च है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप बार बार पेट्रोल का यूज करके अपना बाइक चला रहे हैं और बाइक से आप आना जाना कर रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं। ये ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये खा पी करके खर्च खत्म, तो इसको क्या बोलते हैं, उपभोग खर्च। ये क्या है, उपभोग खर्च। तो इस खर्च को कहते हैं राजस्व खर्च, और इस खर्च को कहते हैं पूंजीगत खर्च। इस खर्च को कहते हैं राजस्व खर्च, और इस खर्च को कहते हैं पूंजीगत खर्च। ये राजस्व खर्च इसलिए है क्योंकि ये नियमित है, आप रोज भोजन बनाएंगे। उपभोग पर खर्च हो रहा है, यहां आप बाइक रोज कहां लेते हैं, आप एक बार बाइक लेंगे, कई दिनों तक आप यूज करेंगे, है ना, कई दिनों तक यूज करेंगे। तो ये संपत्ति बना रहा है, इसीलिए ये कौन सा खर्च, कौन सा खर्च, पूंजीगत खर्च। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, एकदम एकदम। तो राजस्व खर्च जो है, हाँ हाँ, एकदम 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 डन। अब जरा सरकार की तरफ जाते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ आते हैं, आओ जरा सरकार की तरफ आए। डन, ध्यान दो, दो चीजें। सरकार क्या कर रही है देश में, ये एफिल टावर मत देख लेना इसको। मान लो सरकार कोई टावर बना रही है, ठीक है, सरकार कोई टावर बना रही है, या मान लो सरकार, मान लो पुल या बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, सरकार इस पर खर्च कर रही है। एक सरकार क्या कर रही है, ये देखो, ये कार पर नहीं, नो 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 नो, ये है कौन सा, याद करो, कल मैंने इसको अगली पिछले क्लास में बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ईवी, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी। सरकार इसमें क्या बोलती है कि भाई जो जो इस गाड़ी को खरीदेगा हम उसको सब्सिडी देंगे, जो इस गाड़ी को खरीदेगा हम इसको सब्सिडी देंगे। डन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्सिडी दे रही है सरकार तो लोग गाड़ी खरीद रहे और संपत्ति बना रही है, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब तुम बन जाओ, मैं तुम्हें देता हूं मौका आज कि तुम बन गए वित्त मंत्री, तुम बन गए केंद्रीय वित्त मंत्री, चलो यू आर नाउ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अब तुम सरकार हो। तो एक बात बताओ कि अगर तुम इस पर खर्च कर रहे हो तो ये कौन सा खर्च होगा, ये कौन सा खर्च होगा, राजस्व खर्च होगा कि कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एफिल टावर नहीं है रे बाबा, नहीं है रे बाबा, एफिल टावर नहीं है रे बाबा। ये मान लो कोई टावर उवर बना रहा है, सरकार बना रही है, सरकार बना लो ये टावर बना रही है, ठीक है, या चलो एफिल टावर ही बना रही है, तो बताओ ये कौन सा खर्च है, कौन सा खर्च है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा खर्च है, पूंजीगत खर्च है, कैपेक्स है। सरकार अगर इस ईवी व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सरकार अगर सब्सिडी दे रही है, सरकार अगर सब्सिडी दे रही है, तो बच्चों जरा बताओ ये सरकार का पूंजीगत खर्च है कि राजस्व खर्च है। हाँ, क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी उपभोग खर्च होता है। सब्सिडी कोई भी संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, कभी नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, एकदम एकदम सही समझे, एकदम सही समझे बाबा, एकदम सही समझे, सही समझे, सही समझे, सही समझे। तो इसका मतलब है अब क्या हम लोग को समझ में आया कि राजस्व खर्च जो होता है ये उपभोग खर्च होता है, उपभोग खर्च बोलते हैं इसको सरकार का, और इससे कोई संपत्ति का निर्माण, गैर उत्पादक खर्च होता है, ये गैर उत्पादक खर्च होता है, ठीक है। और लगभग ये खर्च नियमित होता है, नियमित होता है। अब बोलोगे सर नियमित कैसे होता है, जैसे सरकार कर्मचारियों को वेतन दे रही है, कर्मचारी को वेतन दे रही है, सरकार कर्मचारियों को पेंशन दे रही है, पेंशन पर खर्च कर रही है सरकार,
ठीक है, सरकार सब्सिडी पर खर्च कर रही है, सरकार लोगों को क्या दे रही है, सरकार सहायता अनुदान सहायता पर खर्च कर रही है, सरकार उधार लिए उसके ब्याज पर ब्याज भुगतान कर रही है, ब्याज उसको चुका रही है। तो ये जो सरकार का खर्च हो रहा है, ये जो सरकार का खर्च हो रहा है, इसको हम कहते हैं कौन सा खर्च, राजस्व खर्च कहेंगे। इसको कौन सा खर्च कहेंगे, सरकार का राजस्व खर्च है। ठीक है, और अगर हम पूंजीगत खर्च की बात करेंगे, अगर हम पूंजीगत खर्च की बात करेंगे तो ये क्या होता है, उत्पादक खर्च होता है, उत्पादक खर्च होता है, और ये संपत्ति का निर्माण करता है, अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है, हाँ या ना। जैसे जैसे अगर एग्जांपल, सरकार सड़क बना रही है, रेलवे बना रही है ना, सरकार बंदरगाह का निर्माण कर रही है, सरकार द्वारा आधारभूत संरचना बनाया जा रहा है और अन्य आधारभूत संरचना बनाया जा रहा है सरकार द्वारा मशीन का क्रय किया गया है, मशीन क्रय किया गया है, बड़े बड़े मशीन मंगाए जा रहे हैं, मशीन खरीदे जा रहे हैं, या सरकार क्या कर रही है, दीर्घकालिक ऋण दे रही है, सरकार दीर्घकालिक उधार दे रही है, सरकार दे रही है दीर्घकालिक उधार, सरकार दे रही है, मतलब सरकार को उसमें ब्याज मिलेगा, तो सरकार को ब्याज मिलेगा तो सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। ठीक है, अगर सरकार केंद्र राज्य को उधार दे रही है दीर्घकालिक, तो बदले में केंद्र राज्य उसको ब्याज भी तो देगा केंद्र को, तो इससे सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। इसको कौन सा खर्च कहा जाता है, इसको पूंजीगत खर्च कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, सरकार का पहले खर्च समझ में आया कि नहीं आया, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च समझ में आया कि नहीं आया। ये पूछा है एग्जाम में पूछा है, यहां से एग्जाम में मेंस में भी और प्रीलिम्स में क्वेश्चन खूब आते हैं, और बजट आपको नहीं समझ में आएगा अगर ये नहीं समझ में आएगा तो। डन डन डन। अब एक चीज और है, एक मामला फंस जाता है, रक्षा के मामले में, डिफेंस में बताओ, डिफेंस कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, डिफेंस कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रक्षा पर अगर सरकार खर्च कर रही है। चलो अब आते हैं रक्षा पर बात करते हैं, ये देखो जरा ध्यान से। डन, ऐसा नहीं है ज्यादा तुम लोग बदमाशी करोगे ना, यहां से शूट कर देंगे हम, समझ लेना, सीधे कैमरे के अंदर घुसकर तुम लोग को मारेगा ये। ठीक है, अब ये रक्षा, सरकार ने ये मिसाइल बनाया, ठीक है, और ये मिसाइल बनाकर सरकार ने क्या कर दिया, इसको एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर में लगा दिया। ठीक है, बॉर्डर 2 में, कि जरा सा भी टैटू किया कि बस ये मिसाइल छोड़े हम। ठीक है, हाँ, कई तरह के ऑपरेशन हम लोग कर देंगे फिर तो। एक तो सरकार ये कर रही है, दूसरा सरकार क्या कर रही है, इस मिसाइल को बनाई है, ये मिसाइल का घरेलू देश में उत्पादन हुआ है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर के देशों को निर्यात कर रहे हैं कि भाई तुम इसको खरीदो हमसे, हमारा मिसाइल इतना बढ़िया है कि तुम चिंता मत करो। ठीक है, ग्रीनलैंड को बोले कि तुम हमसे ले लो। ठीक है, कभी भी थोड़ा अमेरिका टैटू किया बस लगा देना मिसाइल, ये काम एकदम मत बोलो। ठीक है, काफी रेंज वाला मिसाइल है ये। अब जरा सोच कर बताओ, दो चीजें मैंने तुम लोगों से कहा, दो चीजें कहा, एक तो सरकार इस मिसाइल पर इसलिए खर्च कर रही है कि इसको बॉर्डर में तैनात किया जाएगा, और एक सरकार क्या कर रही है, इस मिसाइल को इसलिए बना रही है ताकि हम विदेशों में इसको निर्यात करेंगे। दोनों में ही सरकार खर्च कर रही है, मिसाइल को बना रही है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। दोनों का उद्देश्य क्या है, अलग अलग है, ध्यान से तो समझना। एक का उद्देश्य विकासात्मक है, और एक का उद्देश्य गैर विकासात्मक है। ठीक है, सोच कर बताओ कौन सा विकासात्मक है, जो हम बॉर्डर में तैनात कर रहे हैं, या जो हम इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि हम इसका निर्यात करेंगे। कौन सा बताओ, कौन सा विकासात्मक है, विकासात्मक कौन है बताओ, विकासात्मक कौन सा है बताओ, जो हम बॉर्डर में तैनात करेंगे कि जो हम विदेशों में निर्यात करेंगे, इसीलिए हम उसका पर खर्च कर रहे हैं।
हाँ, क्या बात है। जो हम बॉर्डर में तैनात करेंगे वो गैर विकासात्मक होगा, और वो क्या होगा, वो राजस्व खर्च होगा। और जो हम बाहर बेचने के लिए, बाहर विक्रय करने के लिए, बाहर उसको निर्यात करने के लिए अगर हम उसको बना रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कैपेक्स होगा। ये क्या होगा, कैपेक्स होगा, पूंजीगत खर्च होगा। पूंजीगत खर्च होगा। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बताओ, राजस्व और पूंजीगत खर्च समझ में आया कि नहीं आया? राजस्व और पूंजीगत खर्च समझ में आया कि नहीं आया? डन, डन। अब तुम लोगों को बताना है, मैं पूछ रहा हूं, तुम लोगों को बताना है कौन सा ये खर्च में आता है, ये किस खर्च में आएगा, जल्दी बताओ। सरकार अगर ब्याज भुगतान में खर्च कर रही है तो ये किस खर्च में आएगा? राजस्व आएगा कि पूंजीगत खर्च आएगा, बताओ। राजस्व खर्च होगा कि पूंजीगत खर्च होगा? राजस्व होगा कि पूंजीगत होगा, जल्दी जल्दी बताओ। राजस्व होगा। क्या होगा? राजस्व। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, राजस्व। अच्छा, सरकार अगर मान लो सड़क बनाने में, बंदरगाह बनाने में खर्च कर रही है, आधारभूत संरचना के निर्माण में, तो वो कौन सा खर्च होगा? तो वो कौन सा खर्च होगा? जहां संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो वो कौन सा खर्च होगा? तो वो कौन सा खर्च होगा? हाँ, बताओ बताओ बताओ। पूंजीगत खर्च होगा। कौन सा खर्च होगा? पूंजीगत खर्च। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी पर खर्च कर रही है, सरकार सब्सिडी पर खर्च कर रही है, लोगों को मुफ्त में भोजन दे रही है, तरह तरह की सब्सिडी दे रही है, तो कौन सा खर्च होगा? कौन सा खर्च होगा? जल्दी बताओ, कौन सा खर्च होगा? कौन सा खर्च होगा? शाबाश, राजस्व खर्च होगा। वेरी गुड। अगर बजट में बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने बात किया था बजट में, लास्ट जो हमने बात किया था, हमने बात किया था कि जो सरकार का बजट बनता है बच्चों, है ना, सरकार का जो बजट बनता है, बजट के दो भाग होते हैं। ठीक है, कुल खर्च, कुल खर्च और कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स। ठीक है, कुल खर्च और कुल प्राप्ति। फिर खर्च को हमने दो भागों में बांटा। एक हमने राजस्व खर्च किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा हमने पूंजीगत खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स कहा जाता है। और हमने इसके बारे में पढ़ा भी। ठीक है ना, हमने पढ़ा भी कि अगर सरकार, मान लीजिए, जैसे अभी मैं पूछूंगा भी, ठीक है ना, ठीक इसी तरह से प्राप्ति की बात करते हैं तो राजस्व प्राप्ति, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, डन। तो बच्चों बताओ जरा पहले मुझे, ताकि समझ में आए, दो चीजें मेरे हाथ में हैं। ठीक है, दो चीजें मेरे हाथ में हैं। खर्च में बताओ, अगर सरकार शिपयार्ड बना रही है या इस तरह के शिप्स बना रही है, तो सरकार कौन सा खर्च कर रही है? दूसरा, अगर सरकार बिस्किट बनाने वाली कंपनी पे सब्सिडी दे रही है ताकि वो अपने बिस्किट को सस्ता बेच सके, तो ये कौन सा खर्च है? ठीक है ना, तो पहले तो ये बताओ कि ये किस खर्च में आप शामिल करोगे, राजस्व खर्च को शामिल करोगे कि ये पूंजीगत खर्च है? पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ, जिन जिन बच्चों ने क्लास किया है, जल्दी जल्दी बताओ, ये किस खर्च में शामिल करेंगे बच्चों? जल्दी बताओ, ये सरकार का राजस्व खर्च है कि पूंजीगत खर्च है? क्या बात है, आदित्य ने देखो कितना जल्दी जवाब दिया, पूंजीगत खर्च है, कैपेक्स है। एकदम सही है, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। और दूसरा है कि अगर सरकार बिस्कुट में सब्सिडी दे रही है इस पैकेट में,
तो ये सरकार का कौन से खर्च में शामिल होगा? ये कौन से खर्च में शामिल होगा? राजस्व खर्च की पूंजीगत खर्च? जल्दी बताओ बच्चों, किस खर्च में शामिल होगा सरकार के? राजस्व खर्च में। सब्सिडी हमेशा दिमाग में रखना कि उपभोग खर्च और सरकार के राजस्व खर्च में शामिल होगा, है ना? एकदम दिमाग में बैठाओ। सब्सिडी जैसे ही दिमाग में आएगा राजस्व खर्च, ठीक है, क्योंकि इससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। चलो अब हम प्राप्ति की बात करते हैं। तो प्राप्ति जो सरकार को प्राप्त हो रहा है ना? सरकार को पैसा मिल रहा है, देख रहे हो ये पैसा, देख रहे हो, है ना? ये सरकार को पैसा मिल रहा है। तो सरकार को जो पैसा मिलता है, ये दो प्रकार का पैसा मिल सकता है सरकार को, ठीक है? कैसे? एक तो सरकार को रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है और दूसरा कैपिटल रिसीट हो सकता है, ठीक है ना? अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करता हूं, सरकार की राजस्व प्राप्ति सर कैसी होती है? सरकार की राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है, सरकार की राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है, नंबर 1, जो नियमित रूप से सरकार को मिले, ऐसी प्राप्ति। दूसरा सरकार की ऐसी प्राप्ति जो सरकार की संपत्ति में, जो देश की संपत्ति या सरकार की संपत्ति को बढ़ाए। तो ऐसी प्राप्ति को सरकार की राजस्व प्राप्ति कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए सबसे बेहतर प्राप्ति, जरा यहां देखना खर्च में, अच्छा सोच कर बताओ, ठीक है, कौन सा खर्च सरकार के लिए बेहतर होता है? राजस्व खर्च बेहतर होता है कि पूंजीगत खर्च होता है? जल्दी से बताओ, कौन सा खर्च अर्थव्यवस्था के लिए, सरकार के लिए बेहतर माना जाता है? राजस्व खर्च या पूंजीगत खर्च? राजस्व खर्च या पूंजीगत खर्च? आर्यन, ये कोई क्लास नहीं चलती है, ये स्पेशल क्लास है ताकि कल के बजट को आप समझ सको, है ना? कौन सा खर्च अच्छा होता है बताओ? राजस्व खर्च का बढ़ना कि पूंजीगत खर्च का ज्यादा होना? बताओ बताओ। नहीं प्रतीक, राजस्व खर्च का ज्यादा होना नहीं अच्छा होता है, क्योंकि ये उपभोग खर्च होता है, ये कोई संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, ठीक है? ये नहीं, हमेशा पूंजीगत खर्च का अधिक होना बेहतर माना जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो क्या है, या दुर्भाग्य बोलो या दिक्कत है, कि भारत सरकार का राजस्व खर्च ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? पूंजीगत खर्च की तुलना में, ठीक है? एकदम दिमाग में बैठाओ। अब कल भी देखना बजट में तुम्हें राजस्व खर्च ज्यादा होगा पूंजीगत खर्च की तुलना में, ठीक है? अब राजस्व प्राप्ति में देखो सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, इसीलिए देखा जाए तो ये सरकार की बेहतर प्राप्ति होती है, बेहतर माना जाता है इसको। बेहतर प्राप्ति, भाई संपत्ति बना रहा है, तो फिर राजस्व प्राप्ति का एग्जाम्पल क्या होगा सर? जैसे सरकार को कर से प्राप्त हो रहा है, कर मतलब समझ रहे हो ना, मैंने बताया हुआ है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी से सरकार को मिल रहा है, इनकम टैक्स से मिल रहा है, ठीक है? और सरकार को और भी प्राप्ति होता है जो गैर कर से होता है, जैसे सरकार को ब्याज से हो रहा है, सरकार को डिविडेंड लाभांश मिलता है सरकार की कंपनी में, सरकार को कोर्ट फीस या जुर्माना से प्राप्ति होता है जो सरकार लगाती है, ठीक है? तो ये सब प्राप्ति सरकार को गैर कर राजस्व के रूप में होता है। तो ये जो कर और गैर कर से मिलाकर सरकार की कौन सी प्राप्ति होती है? सरकार की राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट होती है, ठीक है? एकदम ये दिमाग में बैठाओ पहले, है ना बच्चों? याद करो, चलो मेरे साथ साथ एकदम याद करना है ना, जल्दी से याद करना है। मैं जो बोल रहा हूं पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है, पहले ध्यान से सुनो, अभी कमेंट नहीं करना है, कोई कमेंट नहीं करेगा, ध्यान से सुनेगा। राजस्व प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है जो नियमित होती है और जो सरकार की संपत्ति को बढ़ाती है, इसीलिए इसको बेहतर प्राप्ति कहा जाता है, क्योंकि यह अच्छी प्राप्ति सरकार के लिए बेहतर प्राप्ति, क्योंकि सरकार की देयता, चुकाने की कोई देयता इसमें नहीं, सरकार को वापस नहीं करना होता है, जैसे कर से है और गैर कर से है, जैसे ब्याज लाभांश से है, ठीक है? एकदम याद कर लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, तो पूंजीगत प्राप्ति कैसी प्राप्ति होती है? पूंजीगत प्राप्ति या तो सरकार की संपत्ति को कम करेगी, या तो सरकार के संपत्ति को कम कर देगी, और या तो सरकार की देयता को बढ़ा देगी। देयता मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी।
सर समझ में नहीं आया, देयता कैसे लायबिलिटी? मान लो जैसे अगर मान लो ये 1000 का है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मान लो यहाँ पर विशेष है, विशेष से मैंने उधार लिया 1000 रुपया, विशेष मुझे उधार दिया। अब विशेष ने बोला सर सिंस यू आर टेकिंग द लोन फ्रॉम मी आई विल टेक द इंटरेस्ट ऑन इट, मुझे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर विशेष मुझसे इस पर ब्याज ले रहा है, मुझसे इस पर ब्याज ले रहा है, तो जो ब्याज मुझे चुकाना है विशेष को, तो वो क्या होगा, वो मेरी देयता को बढ़ा देगा। तो मैंने उधार से पैसा तो लिया, उधार से पैसा तो लिया, मेरे पास आया पैसा, लेकिन बच्चों क्या बढ़ रहा है मेरा, बताओ तो कमेंट बॉक्स में। उधार में मुझे पैसा तो मिल रहा है, लेकिन क्या बढ़ेगा मेरा, क्या बढ़ जाएगा जो मुझे चुकाना पड़ेगा? मूलधन तो चुकाना ही पड़ेगा, और क्या बढ़ जाएगा बताओ, क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? मेरा देयता बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मेरी देयता बढ़ जाएगा। फिर सरकार की संपत्ति कैसे कम हो सकती है सर? हो सकती है ना, जैसे अगर सरकार को मान लो विनिवेश से मिल रहा है, सरकार को विनिवेश से प्राप्ति हो रही है, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्ति हो रही है, सरकार कुछ विनिवेश से प्राप्त कर रही है, ठीक है, तो वो सरकार का क्या होगा, सरकार की संपत्ति को कम करेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे सरकार की संपत्ति को कम करेगा? ऐसे समझो बच्चों, ये मान लो सरकार की संपत्ति है ना, सरकार की है। अब सरकार ने मान लो इसको किसी बाहर के देश को बेच दिया, सरकार ने इसे क्या किया, अपनी संपत्ति को बाहर के देश या देश की किसी निजी कंपनी को बेच दिया, निजी कंपनी को ही मान लो बेच दिया, टाटा को या किसी निजी कंपनी को बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, बेचा तो सरकार को पैसा मिला, पैसा मिला, लेकिन अब तो ये सरकार का नहीं होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं लिखा रहेगा, जो कंपनी खरीदेगी वो अपना लोगो लगाएगी, वो इसको चलाएगी, तो ये सरकार की संपत्ति है ना, जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसेट, हाँ एसेट, एकदम सही, एकदम सही, अक्षिता ने एकदम बिल्कुल कहा, एसेट, एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो सरकार की संपत्ति कम होगी और या सरकार की देयता बढ़ जाएगी, दोनों में कोई एक बात होगा। ऐसी प्राप्ति सरकार की कौन सी होगी, पूंजीगत प्राप्ति। याद रखना ऐसी 4 प्रकार की प्राप्ति ही होती है, जैसे विनिवेश, एक समझ गए, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, जहां सरकार अपनी संपत्ति निजी कंपनियों को बेचती है। फिर सरकार दिए गए ऋण की वापसी, दिए गए ऋण की वसूली, दिए गए ऋण की वसूली। अब सर ये क्या होता है, दिए गए ऋण की वसूली? मान लो केंद्र सरकार है, केंद्र है, अगर राज्य को उधार दे रही है, तो केंद्र को राज्य सरकार से ब्याज मिलेगा, केंद्र को राज्य सरकार से ब्याज मिलेगा और सरकार की संपत्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो राज्य से वो उधार वापस ले ले, केंद्र अगर राज्य से वो उधार वापस ले ले, या राज्य सरकार उस उधार को वापस कर दे केंद्र को, तो केंद्र के पास पैसा तो आ जाएगा उधार का, लेकिन अब केंद्र सरकार को ब्याज नहीं मिलेगा, यानी उसकी संपत्ति कम हो जाएगी। तो ये दो जो है प्राप्ति, ये सरकार की क्या कर रही है, संपत्ति को कम कर रही है, संपत्ति को कम कर रही है, ये देयता को नहीं बढ़ा रही है। और देयता नहीं बढ़ा रही है चूंकि केवल संपत्ति को कम कर रही है, इसलिए ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसलिए इसको ऐसी प्राप्ति को एनडीसीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनडीसीआर, यानी वह पूंजीगत प्राप्ति जो देयता सृजित ना करे, पूंजीगत प्राप्ति जो देयता सृजित ना करे, देयता सृजित ना करे, सरकार पर कोई देयता सृजित नहीं करे, ठीक है ना। तो ऐसी प्राप्ति को क्या कहा जाएगा, एनडीसीआर। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। ऐसी प्राप्ति को हम क्या कहेंगे, एनडीसीआर। और फिर सरकार की कुछ ऐसी प्राप्ति भी है जो सरकार पर देयता सृजित करे। तो ऐसी कौन कौन सी प्राप्ति है, सोचो। सरकार अगर बाजार से उधार ले रही है, बाजार से उधार ले रही है,
तो ये सरकार की देयता को क्या कर ले रहा है, बढ़ा रहा है। सरकार की लघु बचत योजनाएं हैं, बहुत सारी लघु बचत योजना है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। अगर आप उसमें निवेश कीजिए तो सरकार आपको ब्याज और मूलधन दोनों वापस करेगी। तो ये दोनों प्राप्ति सरकार का क्या कर रही है, देयता को बढ़ा रही है। देयता को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार को यहां ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इसीलिए इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, डीसीआर कहा जाता है। ऐसी प्राप्ति को क्या कहा जाता है, डीसीआर। डीसीआर का मतलब क्या हो गया, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी वह प्राप्ति जो देयता को बढ़ाए, प्राप्ति जो देयता में वृद्धि करे, जो देयता को बढ़ाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, डीसीआर। यानी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति जो है ये डीसीआर भी हो सकता है और एनडीसीआर भी हो सकता है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में यूपीएससी ने पूछा है बच्चों, 2025 में यूपीएससी ने पूछा है, इसीलिए बोल रहा हूं। समझ में आया है कि नहीं, बताओ, पूंजीगत प्राप्ति, बताओ बच्चों, समझ में आया कि 2025 के क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा तुम लोगों से, और नहीं तो फिर वही मुक्का पड़ेगा अगर गलती किए तो। चलो जल्दी बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं पूंजीगत प्राप्ति, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी, हाँ या ना, जल्दी। डीसीआर का मतलब होता है पूनम, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी सरकार की वह प्राप्ति जो देयता को बढ़ा दे, यानी सरकार को ब्याज के साथ उसको चुकाना पड़ेगा। हाँ हाँ, एकदम सही, बिल्कुल। और अच्छा, इतना जल्दी समझ में आ गया, इतना जल्दी समझ में आ गया, क्या बात है, क्या बात है। तो जल्दी से एक बार हम लोग आ जाते हैं। सरकार की दो प्राप्ति होती है ना, एक राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, एक बार मैं और इसको, ये लगा हुआ रहेगा तो इससे देख देख के समझना। सरकार की दो प्राप्ति है, हाँ, एक राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कैसी प्राप्ति है, जो नियमित हो और जो सरकार की संपत्ति को बढ़ाए। ये दो प्रकार से आता है सरकार के पास, एक कर से और दूसरा गैर कर से। ठीक है, और सरकार की एक और प्राप्ति होती है जिसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है, और ये ज्यादा होता है। दुख की बात है कि ज्यादा है, जबकि होना चाहिए राजस्व प्राप्ति ज्यादा। अब ये प्राप्ति क्यों खराब है सर, क्योंकि देखो ना बच्चों, एक तरफ ये देयता को बढ़ा रहा है सरकार की, या तो देयता को बढ़ा रहा है और या तो सरकार की संपत्ति को कम कर रहा है। ठीक है, या तो सरकार की संपत्ति को ही कम कर दे रहा है सरकार अगर बेच दे इसको तो, और या तो सरकार की देयता को बढ़ा रहा है कि सरकार अगर बाजार से उधार ले रही है तो सरकार को ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और सरकार बाजार से सबसे ज्यादा, कल भी देखना बजट में, सरकार की प्राप्ति में सबसे बड़ा स्रोत बाजार उधारी होगा। फिर से बोल रहा हूं, सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत बाजार उधारी होगा, और सरकार के खर्च का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व खर्च में भी कौन, ब्याज भुगतान होगा। ठीक है ना, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, और जो सरकार की देयता को बढ़ाए वो कौन कौन सी प्राप्ति है, बाजार उधारी और लघु बचत योजना है, जिसको हम डीसीआर बोलते हैं। और जो सरकार की देयता को नहीं बढ़ाता है, संपत्ति कम करता है, दो प्राप्ति है, विनिवेश और दिए गए ऋण की वसूली, जिससे सरकार को एनडीसीआर, इसको एनडीसीआर कहते हैं। लघु बचत योजना क्या होता है, बीसी मोटिवेशन ने पूछा है। ऐसे समझो कि जैसे बैंक में आप अपना पैसा जमा किए तो बैंक आपको ब्याज देता है, ठीक इसी तरह सरकार की भी अपनी छोटी छोटी लघु बचत योजनाएं होती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है। और अगर आप उसमें अगर जमा करते हैं पैसा, धीरे धीरे जमा करते हैं, तो सरकार आपको ब्याज भी देती है। सरकार क्या देती है, ब्याज भी देती है। यानी एक तरह से सरकार के ऊपर देयता बढ़ जाता है इसका। हाँ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐसे समझो कि अगर आप 100 रुपया का उधार ले रहे हैं और 10 रुपया उसमें ब्याज है, तो 100 रुपया मूलधन और 10 रुपया ब्याज हुआ। ठीक है ना, डन।
एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब मैं 2025 का क्वेश्चन निकाल रहा हूं, कौन सा बच्चा इसका देखे 2025 का। 2025 का ये रहा। चलो बच्चों बताओ जरा, 2025 का इस सवाल का उत्तर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी बताओ, क्या होगा इसका उत्तर। 2025 यूपीएससी का सवाल है। क्या बात है, आंसर आ गए। देखो पहला वाला सही है, या तो देयता को बढ़ाएगा या तो संपत्ति को कम करेगा। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति है, बिल्कुल एकदम सही है। फिर ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। ऋणों पर प्राप्त ब्याज, ठीक है ना, ऋणों पर प्राप्त ब्याज यानी अगर सरकार को ऋण पर, सरकार ऋण दे रही है और सरकार को ब्याज मिल रहा है, तो ये सरकार की संपत्ति को बढ़ाता है, देयता को नहीं। तो ये क्या होगा, गलत होगा। आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और दो, एक और दो, ध्यान दो, ध्यान दो, एक और दो। तीसरा गलत है। तीसरा क्या है, तीसरा सरकार की राजस्व प्राप्ति है। याद करो, ब्याज से प्राप्ति होगी तो सरकार की कौन सी, गैर कर राजस्व, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझो बात को कि इस प्रकार खर्च और प्राप्ति के अनुसार से देखा जाए तो बजट तीन प्रकार का होता है, ठीक है। बजट तीन प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है आधिक्य बजट। आधिक्य यानी सरप्लस। सरप्लस बजट कब होगा बच्चों, सिंपल सा, जब सरकार की कुल प्राप्ति, सरकार की कुल प्राप्ति उसके कुल खर्च से अधिक हो जाए। सरकार की प्राप्ति ज्यादा हो जाए सरकार के खर्च से, तो उसको हम कौन सा बजट बोलते हैं, सरप्लस बजट। दूसरा होता है संतुलित बजट। दूसरा क्या बनता है, संतुलित बजट। संतुलित बजट कब होगा, जब सरकार का कुल खर्च और सरकार की कुल प्राप्ति दोनों लगभग बराबर हो जाए, तो कौन सा बजट होगा, संतुलित, जिसको बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बैलेंस्ड बजट बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा, तीसरा कौन सा बजट होगा, तीसरा जिसको हम कहते हैं कौन सा, जिसको कहते हैं घाटे का बजट। कौन सा बजट, घाटे का बजट होता है। और घाटे का बजट बताओ बच्चों जरा, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। बताओ तो बच्चों, देखिए कमेंट बॉक्स में, घाटे का बजट कब होगा, बताओ तो, घाटे का बजट कब होगा, जब प्राप्ति ज्यादा हो कि खर्च ज्यादा हो, जल्दी बताओ, खर्च ज्यादा हो कि प्राप्ति ज्यादा हो। घाटे का बजट कब होगा, देखे 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 कब होगा, घाटे का बजट कब होगा, बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कब हम घाटे का बजट बनाएंगे, घाटे का बजट कब होता है। और हम लोगों से ज्यादा कौन जानता है, ये खर्च अधिक होगा, शाबाश। जब सरकार का कुल खर्च, कुल खर्च जैसे हम लोगों का बनता है ना, उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाए, तो सरकार का बजट क्या होगा, घाटे का बनेगा। और क्या बात है, जैसे हम लोगों का बजट घाटा का बनता है, उस तरह से भारत सरकार का भी बजट हमेशा क्या बनता है, घाटे का होता है, घाटे का होता है। और कल भी देखना, कल भी देखना, कल भी भारत सरकार का बजट बताओ कल कौन सा बनने वाला है। चलो आज ही हम लोगों ने प्रेडिक्शन कर दिया कल का, क्या बात है। देखो क्या डैम श्योर हम लोगों ने बात कर लिया। तो बताओ कल सरकार का बजट कौन सा बनने वाला है। देखो आज ही हमने, कोई बजट को बता नहीं सकता है, पता है, हमने रिवील कर दिया एक बात तो, कि कल सरकार का बजट कैसा बनने वाला है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आधिक्य का बनने वाला है कि संतुलित बनने वाला है कि घाटे का बनने वाला है। आनंद बोल रहा है मैं आजकल सरप्लस बजट बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि आनंद आपने खर्चे कम कर दिए होंगे। हाँ कल भी घाटे का होगा, हाँ क्योंकि सरकार खर्च बहुत ज्यादा करती है, सरकार के खर्च बहुत ज्यादा है, खासकर राजस्व खर्च बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और घाटे का बजट बनाना क्या अच्छी बात है, नहीं,
सामान्य स्थिति में अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। विशेष परिस्थिति में आप कह सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में अच्छी बात कहां से हो सकती है? ठीक है ना, सामान्य स्थिति में अच्छी बात कैसे होगी, कैसे होगी बताओ जरा। चलो मैं समझाता हूं, बताओ एक बात बताओ, घाटे का बजट बनाना कैसे अच्छा नहीं है, बताओ। ये देखो, ठीक है। अच्छा, कंचे उंचे तो जानते ही होगे कि जेनजी हो, कंचे जानते ही नहीं हो। बताओ कि इसमें कितने कंचे हैं टोटल, गिन कर बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, इसमें कितने कंचे हैं, कितने हैं बताओ। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए सरप्लस बजट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। कितने हैं जरा बताओ, मैं बता दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन। मान लेते हैं कि सरकार की ये प्राप्ति है, सरकार की क्या है, ये प्राप्ति है। डन। हाँ 9 है, 9 है रे बाबा, 9 है, 9 12 नहीं है, 9 है रे बाबा, 9 है। ठीक है। अब जरा बताओ, ये मान लो सरकार की प्राप्ति हो रही है, जबकि सरकार का खर्च क्या है, ये 9 तो है ही है, और मेरे हाथ में देखो 5 और हैं, मेरे हाथ में 5 और हैं। तो बताओ जल्दी से, सरकार का खर्च कितना हुआ टोटल, 14। सरकार का खर्च कितना है टोटल, 14। लेकिन सरकार के खर्च के लिए प्राप्ति कितना मिला है सरकार को, कर या अलग से, केवल 9 रुपए का, केवल 9। और खर्च एक्स्ट्रा कितना है, 5 रुपया, जो घाटे का है। तो वो घाटा कितना का हो गया, 5 रुपए का घाटा हो गया। अब सोचो, इस घाटे के लिए सरकार को अगर बाजार से उधार लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, तो सरकार की देयता बढ़ रही है। ठीक है, ये कंचे हैं बाबा निष्का, कंचे हैं। तुम लोगों ने देखा नहीं होगा कभी जिंदगी में, आज देख लो, कंचे हैं ये। ठीक है ना, और ये गेम बड़ा जबरदस्त है अगर कभी खेले होगे तो। ठीक है, हाँ। डन। तो इसीलिए सरकार का घाटे का बजट होना अच्छी बात नहीं है बच्चों, ये अच्छा नहीं माना जाता है घाटे का। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, अपने घाटे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ। सरकार को अपने घाटे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो अपने राजस्व खर्च को कंट्रोल करना चाहिए, खर्च को कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो गैर उत्पादक खर्च है, उपभोग खर्च है, पूंजीगत खर्च को नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला काम। दूसरा, सरकार को सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना चाहिए, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना चाहिए, यानी सब्सिडी को सरकार बंद ना करे, बल्कि उन लोगों को जो सब्सिडी का गलत फायदा उठा रहे हैं उनकी सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, या उनकी सब्सिडी को समाप्त करके उन लोगों को सब्सिडी देना चाहिए जिनको इनकी आवश्यकता होती है। और क्या करना चाहिए, सरकार को नए कल्याणकारी कार्यक्रम से बचना चाहिए, कल्याणकारी कार्यक्रम बहुत सारा नहीं चलाना चाहिए, कार्यक्रम से बचना चाहिए, से बचना चाहिए, कि ये नहीं कि हर समय नया नया कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार चलाते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। और क्या करना चाहिए सरकार को अपने राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति को नहीं बल्कि राजस्व प्राप्ति को, खासकर कर से प्राप्ति को, जो कर से प्राप्ति है इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। तो ये सरकार कुछ कर सकती है जिससे सरकार अपने घाटे को कम कर सकती है, नहीं तो घाटे का बजट बनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2015 2016 है ना, ये सवाल पूछा है यूपीएससी में बच्चों, ये सवाल पूछा गया है। देखोगे, मैं दिखाता हूं, देखो जरा, 2015 का और 2016 का इसी तरह का सवाल पूछा है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। करंट इकोनॉमी नहीं है आर्यन, कहां से भाई, कहां से आ रहे हो तुम लोग। आर्यन सिंह, करंट इकोनॉमिक्स की क्लास अभी नहीं है, कल बजट की क्लास है, उसके बाद अभी करंट इकोनॉमिक्स की बाद में लगेगी। इसका उत्तर दो जरा, ये 2015 का पूछा गया सवाल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहला होगा राजस्व व्यय में कमी करना,
नवीन कल्याणकारी आरंभ करना, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए सरकार को। सब्सिडी को युक्तिकरण करना होना चाहिए। उद्योगों का विस्तार से कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, अच्छा ये रहा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 3। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का बजट घाटे का होता है, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और कल आप लोगों को इसको देखना है बजट में। कल मैं आप लोगों को इन्फोग्राफिक से बताऊंगा कि ये घाटे कितने कितने रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नहीं, बोर्ड का कलर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, क्योंकि ये बोर्ड हम लोगों का पीडब्ल्यू का ओनली आईएएस का स्टैंडर्ड बोर्ड है, जिसको हम इसके कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेंज करना है अगर आपको पढ़ना है, नहीं तो आप कहीं और जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड है ये, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं सरकार का बजट घाटा का होता है, तो फिर सर घाटे के प्रकार क्या है? बहुत ध्यान से समझना, घाटे के प्रकार। तो घाटे के कुछ प्रकार कल आप लोगों को दिखाएगा, जैसे है सरकार का राजस्व घाटा क्या होता है, सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, सरकार का राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा। और बच्चों बता रहा हूं 2025 में केवल इसी में से 2 सवाल पूछे हैं मैथमेटिक्स के, जो 2 सवाल पूछे हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है ना। हाँ तो मधु एक काम कर, जरूरी है कि पढ़ना छोड़ दो, आप उधर जाकर कहीं ऐसी जगह जाकर पढ़ो जहां व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जहां कोई और बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। जरूरी है यहां पढ़ना, मत पढ़ो। ठीक है, देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मुझे ब्लैक में पढ़ाया जा रहा है या ब्लू में पढ़ाया जा रहा है। मधु प्लीज, है ना, ये समझना, इसको अदरवाइज मत लेना। पढ़ने वाले बच्चों को केवल अपना पढ़ाई से मतलब होता है कि सर जहां जैसा पढ़ा रहे हमको बस पढ़ना है। ठीक है, और ये जो लगे होते हैं कि सर बोर्ड बदल दीजिए, सर कलर चेंज कीजिए, सर ये कीजिए, ये वो बच्चे होते हैं जो फोकस्ड ही नहीं होते हैं, जो कोशिश करते हैं अपने आप को फोकस करने का। एंड रूल नंबर 1, अपने आप को फोकस्ड करो। अगर पढ़ने बैठे हो तो वाकई पढ़ने बैठो केवल। ठीक है, तब ये सब चीज नहीं दिखेगी, एकदम अर्जुन की तरह बनो कि चिड़िया की आंख केवल हमको दिखाई दे रही, बस हमको अगल बगल ना कोई दिखाई दे रहा है, हमको सर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमको केवल सर का लिखा हुआ ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलो तो कौन कौन सा घाटा है ध्यान दो। एक होता है राजस्व घाटा, दूसरा होता है प्रभावी राजस्व घाटा, तीसरा होता है राजकोषीय घाटा, और चौथा कौन सा घाटा होता है? प्राथमिक घाटा होता है। ठीक है, ये 4 घाटा एकदम दिमाग में बैठाओ। 4 मुख्य हैं, ऐसे तो मौद्रिकित घाटे और भी होते हैं, लेकिन ये 4 मुख्य घाटा जो कल भी तुम लोगों को दिखेगा बजट में, उसके बारे में चर्चा होगा। तो ये 4 घाटे को पहले आप अच्छे से कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए। ठीक है, डन। ये कौन बोल रहा है सर आप पढ़ा दीजिए? तो पढ़ा नहीं रहा हूं तो क्या कर रहा हूं रे बाबा। इसको क्या हो गया? ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ठीक है, माने मस्तिष्क या मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है? ठीक है, चलो हो गया, डन। अब आता है पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व घाटा। सबसे पहला घाटा कौन सा है? राजस्व घाटा, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? क्या होता है बताओ, सोचकर बताओ। सिंपल, एकदम सबसे सिंपल इसको समझना है। जहां पर क्या ज्यादा हो जाए, सरकार का राजस्व खर्च ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए? राजस्व प्राप्ति से। सरकार का राजस्व खर्च ज्यादा हो जाए राजस्व प्राप्ति से, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा घाटा कहते हैं? जल्दी बताओ। उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं, सोच कर बताओ, अगर सरकार का राजस्व खर्च, ठीक है ना, और राजस्व प्राप्ति, सरकार का राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति हम दोनों के बारे में जानते हैं। एक गैर उत्पादक खर्च है
और दूसरा ऐसी प्राप्ति जो सरकार की संपत्ति को बढ़ा रही है। डन, एकदम समझ में आया बच्चों। अब जरा बताओ बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं ये देखो, और ये 10, ठीक है, ये है 10-10 के, अगर मेरे पास 10 नोट हैं, ठीक है, ये मान लो सरकार का राजस्व खर्च है, ये सरकार का क्या है, राजस्व खर्च है। तो 10-10 के 10 नोट मतलब कितने रुपए हुए, जल्दी से बताओ बच्चों, 100 रुपए हुए, 100 रुपए हुए। लेकिन सरकार का जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति वो कितना है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सरकार का खर्च है, प्राप्ति है, ठीक है। और सरकार का खर्च कितना है वो भी मैं गिना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जल्दी से बताओ सरकार को घाटा कितना का हुआ, सरकार को घाटा कितना का हुआ, जल्दी से बताओ, सरकार को घाटा कितना का हुआ। क्या बात है आनंद, शाबाश शाबाश। देखो आनंद ने बताया, अभी आनंद ने बताया, कौन है भाई, मिस रॉय, 20 रुपया का घाटा। यार 100 में से 70 जाएगा, 20 कैसे होता है, ये हमें समझा दो यार, ये कौन सा मैथ सही है, ठीक है। हाँ, अगर राजस्व खर्च 100 रुपया है, राजस्व प्राप्ति 70 रुपया है, तो बच्चों राजस्व घाटा जो होगा, राजस्व घाटा होगा, बताओ कितना होगा, कितना, एकदम सही बता रहे हो, 30 रुपए का राजस्व घाटा होगा, 30 रुपए का राजस्व घाटा होगा। हाँ, एकदम 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 एकदम, शाबाश शाबाश शाबाश। बताओ बच्चों राजस्व घाटा समझ में आया कि नहीं। वो 10 रुपए चुरा लिए, आप पता नहीं कौन सा 10 रुपए चुरा लिए, अभी तो ये बताओ, हो गया, डन। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा घाटा हुआ, राजस्व घाटा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा, जिसको कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD। क्या बोला जाता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, डन। अब ये क्या होता है, सिंपल, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा माइनस अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण हो जाए, जिससे संपत्ति का निर्माण हो, संपत्ति का निर्माण हो, ठीक है ना, जिससे संपत्ति का निर्माण हो। अगर हम उसको घटा दे राजस्व घाटा से तो प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है। सर नहीं समझ में आया क्या होता है, ठीक है, ये बात तो नहीं समझ में आई सर, आपने क्या बोल दिया, ऐसे समझो। अगर मैं कहूं कि राजस्व घाटा जो है, ऐसे समझो, राजस्व घाटा, ठीक है, जो भी है, मान लो 100 रुपए का राजस्व घाटा हुआ है, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये राजस्व घाटा है 100 रुपए का, मान लेते हैं 100 रुपए का राजस्व घाटा है, ठीक है। अब जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है, ग्रांट देती है, ठीक है, अनुदान की आप कोई संपत्ति बनाइए, आप कोई क्या बनाइए, संपत्ति बनाइए, ठीक है। तो केंद्र ने बोला राज्य को बुलाकर, सुनो सुनो राज्य सरकार, एक काम करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जो 50 रुपया है ये मैं आपको दे रहा हूं, मान लेते 50 ही 40, ये लीजिए 40 रुपया मैं आपको दे रहा हूं। अब एक काम कीजिए, इससे ये अनुदान है, आपको ये अनुदान हमने दिया है, आपको सहायता या अनुदान के रूप में दे रहे हैं, और इस 40 रुपए से आप संपत्ति का निर्माण कीजिए अपने, ठीक है। अब मान लो राज्य सरकार ने इस 40 रुपए से, इस 40 रुपए से मान लीजिए अपने यहां पर ये बना लिया ये,
ठीक है ना। अब संपत्ति बन गया, ये तो देश की संपत्ति बन गई 40 रुपए से। तो ये अनुदान फिर राजस्व खर्च कहां रहा बच्चों? ये तो अब पूंजीगत खर्च हो गया। पहले ये राजस्व खर्च था, लेकिन ऐसा अनुदान जो संपत्ति बना दे, याद करो, उसको हम कैपेक्स बोलते हैं, पूंजीगत खर्च बोलते हैं। बताओ बताओ, पहले समझ में आया कि नहीं? बताओ, मुझे समझ में आया? पहले ही बताओ समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा। अच्छा, 30 को ही माना है, 30 को ही 100 माना? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से, ये तो हो गया हमारा राजस्व खर्च हो गया। फिर से हम लोग अब प्रभावी राजस्व घाटा करते हैं कि मान लेते हैं, मान लो तुम्हारा राजस्व घाटा जो है ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारा राजस्व घाटा है 100 रुपए का। अब सरकार बोल रही है इसमें से कि 1 2 3 4, कोई केंद्र राज्य सरकार को बोल रही है कि लो इसको और इससे संपत्ति बनाओ। अब राज्य सरकार इस अनुदान से मान लो संपत्ति बना दी, तो बच्चों ये अनुदान फिर राजस्व खर्च कहां रहा? अब तो ये पूंजीगत खर्च हो गया, तो ये पूंजीगत खर्च में जुड़ेगा 40 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, इस 40 रुपए को राजस्व घाटा से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि ये अनुदान अब राजस्व खर्च नहीं है, बल्कि ये पूंजीगत खर्च हो गया है। इसीलिए इसको घटाकर जो आएगा वो क्या आएगा? 60 रुपया जो हुआ, ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? प्रभावी राजस्व घाटा याद रखना, हमेशा दिमाग में बैठाओ। अनुदान राजस्व खर्च होता है, लेकिन ऐसा अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण होगा तो वो पूंजीगत खर्च हो जाएगा, तो उसको फिर आपको राजस्व घाटे से हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। और पूंजीगत खर्च में आप जोड़ेंगे जो प्रभावी पूंजीगत खर्च बनेगा। डन हो गया? समझ में आ गया एकदम? वेरी गुड। तो प्रभावी राजस्व घाटा भी समझ में आ गया, राजस्व घाटा भी समझ में आ गया। दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? बताओ जरा। राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, बस जल्दी से मुझे राजस्व घाटे का फॉर्मूला बताओ कि राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है। जल्दी बताओ बच्चों, राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है? अनुदान से किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। अनुदान अनुदान होता है ना, अनुदान या सहायता आप देते हो तो आप केवल मूलधन वापस करते हैं। हाँ, जल्दी से बताओ बच्चों, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ भी तुम फालतू लिखो कमेंट में, पक्का बात है मैं केवल इग्नोर करूंगा, मैं अपने काम की बात देखूंगा, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे कमेंट में देखने का। हाँ, और मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करूंगा जो क्लास में हैं और क्लास को बहुत सीरियसली कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं बस यही कहूंगा भगवान उनका भला करे, है ना। हाँ, और उनके माता पिता को ये ताकत दे कि जितना वो बर्बाद हो रहे हैं उनके उन बर्बादी को सह सके। हाँ, और जो पढ़ने आ रहे हैं उनको पढ़ने दो। क्या बात है। लेकिन एक बात देखो, एक बच्चा लिख रहा है राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व खर्च। गलत है, गलत। राजस्व खर्च ज्यादा होता है राजस्व प्राप्ति से। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक दूसरा सवाल, एक दूसरा सवाल बच्चों देखें कि प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला क्या है? प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला क्या होगा? प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला क्या होगा? प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला क्या होगा? बोलो 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 आराम से। प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला क्या होगा? राजस्व खर्च माइनस राजस्व। हाँ ठीक है, अभी वही चल रहा है, अभी राजस्व घाटा बता रहे बच्चे। प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रभावी राजस्व घाटे का फार्मूला, हाँ, राजस्व घाटा और अनुदान नहीं, अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण हो, अनुदान जो संपत्ति का निर्माण करे, तभी तभी, है ना। चलो अब एक नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राजकोषीय घाटा।
राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट याद रखना, ये सरकार का सबसे बड़ा घाटा होता है। जितने चारों घाटे हैं, चारों घाटे में सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? क्या होता है देखिए, अब तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं? मैं फार्मूला लिख रहा हूं। कुल खर्च, सरकार का कुल खर्च, कुल खर्च का मतलब है राजस्व और पूंजीगत दोनों, माइनस सरकार की राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व प्राप्ति जो सरकार प्राप्ति कर रही है, और प्लस एनडीसीआर। देखें इस बात को समझे कि नहीं समझे, देखें इस बात को समझे कि नहीं समझे, प्लस एनडीसीआर, यानी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में से केवल और केवल क्या लिया गया है? एनडीसीआर को ही लिया है मैंने। अगर मैं डीसीआर को भी लेता तो सरकार की क्या हो जाती? ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा जीरो हो जाता, क्योंकि बाजार उधारी भी जुड़ जाता। डन। इसका मतलब है, अगर मैं एक तरह से और एक लाइन लिखूं इसके लिए, कि कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति, क्या ये सही है कि गलत है? बताओ। नंबर 1, नंबर 2, मैं नंबर 2 पूछ रहा हूं, क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? हाँ, एनडीसीआर पारुल मैंने पहले बता दिया, शायद आप उस समय क्लास में नहीं थी। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जो सरकार पर कोई देयता सृजित नहीं करता है, ऐसी प्राप्ति, जैसे विनिवेश, जैसे दिए गए ऋण की वसूली। बताओ ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही कि गलत है? कौन बच्चा बताएगा मुझे, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही कि गलत है? पंकज क्या बोल रहा है सैना यादव? छोड़ दो उसको, अपना पढ़ाई करो। मैंने कहा ना, उन सब फालतू बातों में मत लगो। वो जो कर रहा अपने लिए कर रहा, अपने फैमिली के लिए कर रहा, और अपने संस्कार को दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप छोड़ दो, आप अपनी पढ़ाई करो, बस उन सब चीजों में मत पढ़ो। ठीक है, आ जाओ। हाँ, सेकंड रॉन्ग है। क्या बात है, बच्चों ने कहा, सब बच्चों ने कहा है, वाह क्या बात है। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि सर इसमें एक चीज आप छोड़ दिए, एक चीज आपको हटाना पड़ेगा, बाजार उधारी को छोड़कर, बाजार उधारी को छोड़कर, बाजार उधारी को छोड़कर। ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी बाजार उधारी है और ब्याज है, वही आपका राजकोषीय घाटा है। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, ऐसे समझो बच्चों। फिर से मैं ये नोट ले रहा हूं, फिर से गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये सरकार की कुल प्राप्ति है, कुल खर्च है, सरकार का कुल खर्च है 100 रुपया, लिख रहा हूं मैं, कितना? 100 रुपया। डन। कुल खर्च कितना लिख रहा हूं? 100 रुपया। चलो 100 रुपया हो गया। डन। अब सरकार की प्राप्ति कितनी है? सरकार की प्राप्ति कितनी है जरा गिनते हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। डन। तो इसका मतलब है कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति ये कितना हुआ? ये हुआ 70 रुपया। 70 रुपया, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि सरकार के पास अतिरिक्त खर्च कितना है? अतिरिक्त खर्च कितना हुआ सरकार का? घटाओ, 30 रुपया हुआ सरकार का, ये अतिरिक्त खर्च है। और इस अतिरिक्त खर्च को करने के लिए सरकार क्या कर रही है? बाजार से उधार ले रही है, बाजार से उधार ले रही है, और जो उधार ले रही है उसे ही कौन सा घाटा कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। तो सरकार का कुल खर्च 100 रुपया माइनस 70 रुपया, जो 30 रुपया है, वही सरकार का राजकोषीय घाटा। डन डन डन। हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम सही। फिस्कल डेफिसिट 30 रुपया होगा। डन। एकदम समझ में आया? बताओ पहले, राजकोषीय घाटा समझ में आया? तो राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? कुल खर्च कुल प्राप्ति बाजार उधारी को छोड़कर। अब सोचो, अगर ये 30 रुपया बाजार उधारी तुम जोड़ दोगे यहां,
30 रुपए जोड़ दोगे, ठीक है, तो 100 माइनस 100 कितना होगा? 0 हो जाएगा। तुम्हारा राजकोषीय घाटा ही शून्य हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मान लो 100 रुपया कुल खर्च है, तुम्हारा प्राप्ति 70 रुपया है, और तुमने इसमें बाजार उधारी को भी जोड़ दिया 30 रुपया, तो बताओ तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा घाटा कितना होगा? राजकोषीय घाटा शून्य हो जाएगा। तो ये तो गलत है, क्योंकि सरकार 30 रुपया तो बाजार से उधार ले रही है, इसीलिए बाजार उधारी को हटाना पड़ेगा। आप बाजार उधारी को छोड़कर, यानी हम किसको ले रहे होते हैं? हम एनडीसीआर को केवल ले रहे होते हैं, केवल एनडीसीआर को। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अभी देखिए, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर मार खाओगे मुझसे बहुत। डन? क्या बात है। अब आता है लास्ट, जिसको कहा जाता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। चलो समझो इसको जरा। पहले तो टर्म समझो, निवल ब्याज भुगतान क्या होता है? निवल ब्याज भुगतान क्या होता है? ठीक है, क्या होता है समझो। ये दिमाग में बताओ, जल्दी से मुझे समझाओ कि सरकार उधार, सरकार की बात करते हैं बच्चों, तो सरकार उधार देती भी है, उधार देती भी है, और सरकार उधार लेती भी है। हां या ना? सही है ये? अब सोच कर बताओ, सरकार क्या ज्यादा करती है? उधार ज्यादा देती है कि उधार ज्यादा लेती है? बताओ, सरकार ज्यादा क्या करती है? उधार ज्यादा लेती है कि उधार ज्यादा देती है? जल्दी बताओ। बताओ, जल्दी बताओ। सरकार करती क्या है? उधार ज्यादा देती है कि उधार ज्यादा लेती है सरकार? कल भी दिखेगा ये बात बजट में। बताओ बताओ। हाँ, क्या बात है, सरकार सबसे ज्यादा प्राप्ति सरकार की बाजार उधारी से है। सरकार उधार ज्यादा लेती है, ठीक है। अब सरकार अगर उधार दे रही है तो सरकार को ब्याज प्राप्त हो रहा है, हाँ या ना? जबकि अगर सरकार उधार ले रही है तो सरकार को ब्याज भुगतान करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो अब सोच कर बताओ कौन ज्यादा होगा? ब्याज भुगतान ज्यादा होगा सरकार का, कि सरकार को ब्याज प्राप्ति ज्यादा होगा? सोचो सोचो सोचो। नहीं, लोन ज्यादा देती नहीं है, बल्कि लोन ज्यादा लेती है। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सरकार का ब्याज भुगतान ज्यादा होगा कि ब्याज प्राप्ति ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। सरकार का ब्याज भुगतान ज्यादा होगा कि ब्याज प्राप्ति ज्यादा होगा? क्या ज्यादा होगा? क्या बात है, देखो शंकर ने कितना बढ़िया से बताया, सरकार का ब्याज भुगतान ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो फिर निवल ब्याज भुगतान क्या होगा? निवल ब्याज भुगतान सरकार का क्या होगा? क्या होगा? सिंपल, ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति, ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति। अगर आप घटा दो उसमें से तो आपका निवल ब्याज भुगतान होगा। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? सिंपल, क्योंकि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा में से आप माइनस कर दो निवल ब्याज भुगतान या ब्याज भुगतान। निवल ब्याज भुगतान को अगर आप घटा दो तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा? आपका आ जाएगा प्राथमिक घाटा। तो सर आप क्यों कर रहे हैं? ब्याज भुगतान को क्यों घटा रहे हैं? क्यों घटाना पड़ रहा है? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आज मैं, मान लो, फिर से बोल रहा हूं, आज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लो ये 100 रुपये मैंने आज उधार लिया, तो मुझे ब्याज अगला साल देना होगा। अगर मैंने ये 100 रुपया उधार ही दिया तो ब्याज मुझे अभी नहीं बल्कि अगले साल मिलेगा। एकदम सही। तो अगर इस साल अगर मुझे ब्याज मिल रहा है
ध्यान से सुनना, इस साल अगर मुझे 100 रुपया ब्याज मिल रहा है या इस साल मैं 100 रुपया ब्याज दे रहा हूं, तो इसका मतलब वो इस साल का उधार नहीं है, वो पिछले साल का उधार है, वो पिछले साल का उधार है। तो इस साल उधार जितना है उसमें हम अगर पिछले साल के ब्याज को हटा देंगे, पिछले साल के ब्याज को, तो वो कौन सा घाटा आएगा? प्राथमिक घाटा आएगा। बताओ 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 बताओ, समझ में आया कि नहीं? बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं ये बात? इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है, निवल ब्याज भुगतान। तो ये हमारा कौन सा घाटा हो गया? ये हमारा है राजकोषीय प्राथमिक घाटा। तो हमने अपने सारे घाटे को पढ़ लिया। एक बार जल्दी जल्दी करके रिवीजन कर लेते हैं। राजस्व घाटा मतलब राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दे करके बता दीजिए। चलो, प्राथमिक घाटा को मैं एग्जाम्पल देकर अभी समझा दूंगा। फिर उसके बाद अगर बोले प्रभावी राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा और अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण हुआ उसको माइनस करेंगे। राजकोषीय घाटा का मतलब कुल खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस एनडीसीआर, या बोल सकते हैं कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति बाजार उधारी को छोड़कर, नहीं तो जीरो हो जाएगा। और लास्ट है प्राथमिक घाटा। मान लेते हैं बच्चों, ऐसे समझ लो कि आपका राजकोषीय घाटा जो है ये मान लो 100 रुपया है, ये मान लो 100 रुपया है। डन। मैं फिर से गिन रहा हूं, राजकोषीय घाटा 100 रुपया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। अब इसमें से 20 रुपया जो है ब्याज है, ब्याज है जो इसमें जुड़ा हुआ है, ब्याज है जो इसमें जुड़ा हुआ है। कितना रुपया? 20 रुपया। लेकिन बच्चों ये बताओ, ये ब्याज जो है ये इस साल के उधार का है कि पिछले साल के उधार का? पिछले साल के उधार का। तो हम इस साल के उधार में ब्याज हटाएंगे। कितना रुपया हटाएंगे? 20 रुपया हटा देंगे। तो इसका मतलब जो ये 80 रुपया आएगा, इसी को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक घाटा। कौन सा घाटा? प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तब मैं फिर सवाल दिखाऊं, जल्दी बताओ। और हमेशा जितने भी घाटे हैं इसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही दिखाते हैं, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही दिखाते हैं। हाँ, डन। तो चलो बच्चों, फिर सवाल दे रहा हूं, देखे तो, ठीक है। पहले तो पिछले साल का सवाल देता हूं मैं आप लोगों को। जल्दी से देखें कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर। ये देखें, जल्दी बताओ। किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपया है। इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। एनडीसीआर, गैर ऋण सर्जक को बोलते हैं एनडीसीआर, इसको बोलते हैं क्या? एनडीसीआर। डन। और उस देश की ब्याज देयता 1500 करोड़ रुपए है। तो बताओ उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? सकल प्राथमिक घाटा, सकल प्राथमिक घाटा बराबर, सकल प्राथमिक घाटा बराबर, जल्दी जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी है। बताओ, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सिंपल माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्या बात है मधु, शाबाश शाबाश, मधु ने एकदम सही उत्तर। कुछ लोग बी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं मुझे पता नहीं है। आंसर इज ए, 48,500 करोड़। क्यों? क्योंकि राजकोषीय घाटा कितना है? 50,000 करोड़ है, और उसमें से हम लोग 1,500 करोड़ रुपया ब्याज का घटा देंगे, तो आंसर होगा कितना? 48,500 करोड़ रुपए प्राथमिक घाटा। हाँ, अरे वाह, ये 2025 में बच्चों पूछा है यूपीएससी, 2025 का सवाल है। 26 का तो एग्जाम अभी होना है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल और देखिए, अब थोड़ा कठिन देंगे, रुको तुम लोगों को। ये बताओ इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? सरकार का राजस्व खर्च कितना है? 80,000 करोड़ रुपया। राजस्व खर्च कितना है?
राजस्व खर्च कितना है बच्चों, बताओ बताओ कितना है, 80,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया। चलो ले लिए। फिर बोल रहा है सरकार की राजस्व प्राप्ति, सरकार की राजस्व प्राप्ति ये कितना है, 60,000 करोड़ रुपए। जल्दी से बताओ तो सरकार का राजस्व घाटा कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी, मुझे नहीं पता है, जल्दी बताओ सरकार का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा कितना होगा, सरकार का राजस्व घाटा क्या होगा, जल्दी बताओ, सरकार का राजस्व घाटा कितना होगा। सामने है भाई तुम लोगों के, राजस्व खर्च है 80,000 करोड़, राजस्व प्राप्ति है 20,000 करोड़, क्या 60,000 करोड़, क्या क्या बात है, क्या बात है, घटा दिए तो 20,000 करोड़ रुपए ये निकल कर आ गया। यानी इसका मतलब है ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि सरकारी बजट में 10,000 करोड़ रुपया उधार, उधार मतलब सरकार का ये राजकोषीय घाटा हो गया, उधार मतलब सरकार का राजकोषीय घाटा हो गया, कितना है 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया सरकार ने उधार लिया, यानी सरकार का राजकोषीय घाटा है। उसमें से 6,000 करोड़ रुपया ब्याज भुगतान कर रहा है, उसमें से सरकार 6,000 करोड़ रुपया ब्याज भुगतान है, ब्याज भुगतान है 6,000 करोड़ रुपया। बताओ बच्चों, अगर ब्याज भुगतान आपको पता है 6,000 करोड़ रुपए है तो बताओ, फिर बताओ जल्दी से, क्या, एक मिनट इसको यहां कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्राथमिक घाटा कितना होगा, प्राथमिक घाटा कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, प्राथमिक घाटा कितना होगा, प्राथमिक घाटा कितना होगा। ना ना, मुझे तो यहां चाहिए उत्तर, आंसर नहीं चाहिए। प्राथमिक घाटा कितना होगा, क्या बात है, 40,000 कौन लिख दिया रे बाबा, 4,000 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से कर लिया है। उम्मीद करता हूं कल जब बजट हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको बजट बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलो अपना ध्यान रखो, खूब मन लगा करके पढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, घोचू प्रसादो।